नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन को हम क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कंसेप्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे और साथ में ऐसे क्वेश्चन हमने लिए जो विभिन्न एग्जामों में अब तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से, और कुछ अपनी तरफ से भी हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं जो संभावित है आने वाले एग्जाम में कि पूछे जाने की उनकी संभावना अधिक है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि संविधान संशोधन आखिर होता है क्या। हमें सबसे पहले समझना होगा कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, तभी तो हम संविधान संशोधन पढ़ पाएंगे, फिर देखेंगे कि हम संशोधन क्या है। ठीक है, तो संविधान क्या है। तो संविधान देश के शासन को चलाने वाले महत्वपूर्ण कानून। देखिए दोस्तों, अब किसी देश को चलाने के लिए कोई एक कानून तो होगा नहीं, बहुत सारे कानून होंगे। अब जब इन बहुत सारे कानूनों को, बहुत महत्वपूर्ण कानून है, जब इन सभी महत्वपूर्ण कानूनों को एक किताब का रूप दे दे, यानी कि इनको एक जगह संग्रहित करके लिख दिया जाए, तो उसको कहेंगे हम संविधान। और दोस्तों, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इससे ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई पद नहीं है ना। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो भी संविधान की सीमाओं में है, कोई संस्था नहीं है संविधान से ऊपर। तो संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है, और यह मैं कहूँ कि देश को चलाने वाले महत्वपूर्ण सर्वोच्च कानून है। ठीक है, संविधान क्या है ये चीज समझ में आई। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम संशोधन क्या है फिर भाई। तो संशोधन क्या है, संविधान में कुछ जोड़ना है क्या, संविधान से कुछ हटाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संशोधन का मतलब है कि उसमें कुछ नया ऐड करना, या उसमें जो पुराना है, जो अब तार्किक नहीं है, जिसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है, उसको संविधान से हटाना। तो दोनों ही स्थितियों में संशोधन है। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त दोनों। तो संशोधन, आई होप आप समझ पाए होंगे। संशोधन क्या है, संविधान में से किसी कानून को हटाना जिसकी उपयोगिता नहीं है, या बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार मान लीजिए किसी नए कानून की जरूरत है हमें, और उस कानून को संविधान में जब हम ऐड करते हैं तब भी इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, संविधान संशोधन। यानी कि संविधान में संशोधन के माध्यम से ही उसको हम संविधान में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज हो रहा है कि भाई जरूरत क्या है, जरूरत क्या है संशोधन की, है ना भाई। उसमें से कुछ कानूनों को हटाना है या उसमें कुछ जोड़ना, क्यों जरूरत पड़ती है हमें बार बार संविधान में संशोधन करने की। देखिए मान लीजिए कोई कानून है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे चोरी के लिए 1 महीने की सजा है, लेकिन चोरियां रुक नहीं रही है, नहीं रुक रही है, बल्कि चोरियों की तादाद क्या है, और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो 1 महीना कम है। इसका मतलब अब इसको बढ़ाना है, परिस्थितियां बदल गई, चोरियों की तादाद क्या है, अधिक हो गई, तो इसको हमें अब 6 महीने करना है चोरी के लिए जो सजा है। तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में भी बदलाव जरूरी है, या मैं कहूँ संविधान में भी बदलाव जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से एक है, अत्यंत कठिन संविधान है, अत्यंत लचीला संविधान है, न कठोर है, और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा जो भारतीय संविधान है संशोधन की दृष्टि से न ही तो अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला है। ठीक है, यहां पे देखिए अत्यंत कठोर का मतलब है कि भाई ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि बहुत ही मुश्किल है। जैसे अमेरिका का संविधान। दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है 1789 में जब लागू हुआ था, तब से लेके आज तक लगभग 10 से 11 संशोधन ही हुए। इतना कठोर है, यानी कि उसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। तो वहीं इसका दूसरा अगर हम चरम बिंदु देखें वो है अत्यंत लचीला। अत्यंत लचीले का मतलब है कि
सरकार एक रेजोल्यूशन पास करे उससे ही संविधान में संशोधन हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन। अब जब सरकार चाहे तभी कानूनों में बदलाव हो जाता है, तो ये बहुत ही लचीला है ब्रिटेन का। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसने कैसे संविधान का निर्माण किया है, न ही तो संविधान में संशोधन करना अत्यधिक कठिन हो और न ही इतना लचीला हो कि सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे उसमें संशोधन कर दे। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा ने, तो इसके लिए कहा गया कि भाई 2/3 बहुमत जरूरी है। और 2/3 बहुमत किसका? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत इसके लिए जरूरी होगा। इसको विशेष बहुमत बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो ठीक है जी, संविधान संशोधन के बारे में हमने देख लिया। तो अब ये कह रहा है कि अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो कौन कर सकता है, किसके पास ये अधिकार है? संसद के पास है क्या? संसद कर सकती है क्या? राज्य विधानमंडलों को अधिकार है क्या? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को। यानी कि ये कह रहा है संसद भी संविधान में संशोधन कर सकता है और राज्य विधानमंडल भी। कैसा है? या प्रधानमंत्री कर सकता है भाई। तो जो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया है वो केवल और केवल संसद के पास है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग से 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से संशोधन को पास करना आवश्यक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360, 362, 368। तो किसके तहत है? 368 के तहत है जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में, संसद के किसी भी सदन में? तो देखिए जो संविधान संशोधन है ना उसको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि उसकी पहल किस सदन में की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को लेके आया जा सकता है। ठीक है जी, हमारा आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन को शुरू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए बहुमत होना चाहिए। तो कैसा बहुमत होना चाहिए जी? संविधान संशोधन के लिए बहुमत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साधारण बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति या उपरोक्त सभी। हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, जो संविधान में संशोधन होगा वो साधारण बहुमत यानी 3 विधियां हैं संविधान में संशोधन करने। एक तो है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब है यहाँ पे 50% +1। अगर सदन यानी कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो उसके 50% से ज्यादा सदस्य यानी आधे से ज्यादा सदस्य अगर उस विधेयक को पास कर देते हैं तो वो पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन के चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, तो उसके उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होगा। लेकिन कुछ ऐसे विषय है जो संघवाद के नेचर के यानी संघ या ढांचा है जो हमारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का जो संबंध है उसको संघवाद बोलते हैं। यानी कि उन संबंधों को जो मुद्दे प्रभावित करते हैं अगर उनमें संशोधन करना है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत तो चाहिएगा, यानी कि उसे 2/3 बहुमत से पास तो होना ही है संसद से।
उसके बाद जब उसके बाद जो आधे राज्य है, यानी अभी 28 राज्य है, तो उसके आधे कितने 14, जब उसे 14 राज्य भी स्वीकार कर लेंगे तभी उस संविधान संशोधन को पास माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, साधारण बहुमत से मतलब जैसे किसी राज्य का निर्माण करना है, नया राज्य बनाना है, अभी 28 राज्य है, नया राज्य बनाना है एक और 29वां, तो इसके लिए संसद में साधारण बहुमत से संशोधन पास कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यही, अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो संविधान में संशोधन होगा, साधारण बहुमत से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति से, उपरोक्त केवल 2 और 3 मतलब ये विशेष बहुमत और विशेष और आधे राज्यों की अनुमति से, है ना, और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। हमारा आंसर होगा केवल 2 और 3, यानी कि विशेष बहुमत और विशेष प्लस आधे राज्यों की अनुमति से, है ना। अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अभी हमने 1-2 क्वेश्चन पहले ही हमने डिस्कस किया था, संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं दी हुई है, साधारण, विशेष और विशेष प्लस आधे राज्य, है ना। अभी डिस्कस किया था हमने 2 मिनट पहले, लेकिन यहां पर हमारा आंसर क्या है, केवल। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाएगा उसमें केवल और केवल 2 प्रक्रियाओं का ही जिक्र है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और विशेष प्लस आधे राज्य, ये 2 प्रक्रियाएं ही दी हुई है अनुच्छेद 368 में। जो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है उसको 368 के तहत काउंट नहीं किया जाता। क्लियर है। चलिए, वैसे संविधान में संशोधन कितनी प्रक्रियाओं से हो सकता है, 3। अगर हम बात करें 368 की तो उसके तहत 2 प्रक्रियाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किसी भी प्रावधान में संशोधन केवल तभी होगा मान लीजिए हमें 368 के जो विभिन्न प्रावधान है, चलिए पहले हम आंसर देखते हैं इसका। संसद विधायक को 2/3 संसद विधेयक, ये विधेयक है भाई, विधायक लिखा गया है यहाँ पे, ये विधेयक है। संसद विधेयक को 2/3 बहुमत से पास कर दे, संसद विधेयक को साधारण बहुमत से पास कर दे, संसद 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति दे, या उपरोक्त। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर होगा संसद 2/3 बहुमत से और आधे राज्यों की अनुमति दे। ठीक है, तो यहां पर हम समझते, देखिए यहां लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के किसी भी प्रावधान में संशोधन करना है। अभी हम 368 के तहत तो प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन संशोधन कहाँ करना है, 368 के प्रावधानों में ही संशोधन करना है। अगर हमें 368 के प्रावधानों में ही संशोधन करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, संसद का 2/3 बहुमत तो चाहिएगा ही हमें, उसके साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति भी हमें लेनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कीजिए भाई सब। पहला है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का वर्णन है। ठीक है, ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसा है क्या, बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त
बैठक बुलाई जा सकती है। क्या ये सही है? सही है क्या? नहीं, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती भाई। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा ने किसी संविधान संशोधन को पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसे खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन अपने आप निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। इसके लिए ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक का आह्वान या बुलाई जाएगी। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार यानी कि निरपेक्ष वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट कैसी है जी? ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट कौन कौन सी सही हुई? फोर्थ स्टेटमेंट सही हुई, संविधान संशोधन केवल लोक ये भी गलत हुई, ये भी गलत हुई, और पहली हमारी ये सही हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एक और जो फर्स्ट और फोर्थ है वो स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। यहाँ उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का ऐसा सदन है, संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन, यानी कि राज्यसभा या उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। कैसे विधेयक था ये? लोकसभा ने उसे पास कर दिया था पहले। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? विधायक जो ये विधेयक है भैया, ठीक है, यहाँ बार बार मिस्टेक है, ये विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। बिल है जो वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं है। लोकसभा द्वारा पुनः 2/3 बहुमत से पास कर देने पर राज्यसभा से भी पास मान लिया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है क्या? ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए राज्यसभा ने एक बार खारिज कर दिया, अब ये बिल दोबारा लोकसभा अगर इस 2/3 बहुमत से पास कर दे तो ऐसी स्थिति में क्या राज्यसभा से अपने आप पास मान लिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये कंडीशन जरूरी है, जो संशोधन विधेयक है वो अलग अलग से पास किया जाना जरूरी है दोनों सदनों से, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में इस वाद के तहत आधारभूत ढांचा है उसको स्वीकार किया था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए उस। तो केशवानंद भारतीवाद में क्या हुआ? आधारभूत ढांचे का मतलब यहाँ पर है क्या? तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद का है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ उसके आधारभूत तत्व है, मूल तत्व है, जिनको संसद भी संशोधित नहीं कर सकती, यानी कि उनमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। अगर उनमें किसी तरह का संशोधन होगा तो वो एक नया संविधान लिखने जैसा ही होगा। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन मूल तत्वों में नहीं। ठीक है, अब वो मूल तत्व कौन कौन से है इसको सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, तो ऐसा नहीं है कि संसद लोकतांत्रिक की जगह है उसे तानाशाह की ओर ले जाए, तो तानाशाह नहीं बन सकता हमारे संविधान। अगर ऐसा हुआ, ऐसा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा को है। अगर मान लीजिए मूल तत्वों में संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए दोबारा से एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वो संविधान सभा ही
उन मूल तत्वों में संशोधन कर सकती है। संसद को यह अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। देखिए 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और उसके अगले साल ही उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ गई हमें, है ना, 1951 में। संविधान का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो 1951 में पारित हुआ था, निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो जी भूमि सुधारों से संबंधित था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के लिए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण। और इसके लिए हमारे संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ दी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। और उसमें जितने भी भूमि सुधार संबंधी कानून थे उनको रखा गया था। अच्छा, इस संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी हुई पहले की? आप जानते हैं, अगर मूल अधिकारों के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले कितने थे? 7 थे, है ना। उस समय जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था। ठीक है, अब सरकार को देश में भूमि सुधार करने थे और इसके लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उसको अधिग्रहण करना पड़ा ज़मीन, या मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है। और ज़मीन लोगों के पास निजी संपत्ति थी, मौलिक अधिकार था उनका, तो उसका अधिग्रहण करने में दिक्कत आ रही थी। अब जब सरकार ज़मीन का अधिग्रहण ही नहीं कर पाएगी तो फिर जो विकास कार्य है वो नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे ज़मीनों का अधिग्रहण करना शुरू किया, वैसे ही लोग क्या करने लगे, अपने मौलिक अधिकार को लेके अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे सीधे, है ना। और इससे सुप्रीम कोर्ट उनके जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, एक नई अनुसूची बनाएगी, 9वीं अनुसूची, और उस अनुसूची में जितने भी भूमि सुधार कानून थे उनको रख दिया और ऐसा प्रावधान किया कि भाई इस 9वीं अनुसूची में रखे गए किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय निरीक्षण नहीं कर सकता। ठीक है, तो भूमि सुधारों से संबंधित 9वीं अनुसूची थी, ठीक है, और जिसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। और क्या रखा गया था इसमें? भूमि सुधार संबंधी कानून। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसको मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है, यानी छोटा संविधान। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संविधान का अब तक का सबसे बड़ा संशोधन था। संविधान के बहुत सारे यानी मैक्सिमम प्रावधानों में इसमें संशोधन किया गया, इसलिए इसको मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 शब्द ऐड कर दिए गए थे हमारी प्रस्तावना में। देखिए जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान संशोधन हुआ है, एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, और वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। और क्या संशोधन हुआ? उसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर हम इन तीनों शब्दों को समझें, समाजवाद का मतलब है कि भी एक ऐसा राज्य है जो समाज के अंदर, देश के अंदर अमीरी और गरीबी इसको खत्म करने का प्रयास करे,
जो देश के अंदर जो रिसोर्सेज है, जो सरकार के पास संसाधन है, जो देश के संसाधन है, उन पर सभी का एक समान अधिकार हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर हो, सभी का एक रूप से उन संसाधनों पर अधिकार हो। और समाजवाद का अर्थ है कि एक ऐसा राज्य जो गरीबों के लिए कार्य करे, जो लोगों के लिए, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करे। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है एक ऐसा राज्य जो जिसका कोई अपना कोई धर्म न हो। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है ना, पंथ मतलब धर्म, निरपेक्ष उससे तटस्थ है, धर्म से तटस्थ है बिल्कुल। और अखंडता शब्द का है कि हमारा जो देश है वो एक अखंड है, यानी कि उसके टुकड़े नहीं हो सकते, टुकड़े बिल्कुल भी देश के नहीं हो सकते, अखंड है। इसलिए आज भी जम्मू कश्मीर यानी कि जो पीओके है, जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा हमारे यानी भारत के पास है और आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, लेकिन आज भी जो पीओके है, जो पाकिस्तान के अधीन है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, उसको आज भी हम अपने नक्शे के अंदर दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम एक अखंड है और उसको हमने स्वीकार नहीं किया कि वो पाकिस्तान का है, हम उसे आज भी अपना मानते हैं। ठीक है, उस पर हमारा कोई मतलब हमारा भी कोई अधिकार अभी है नहीं है वर्तमान में, वो अलग बात है, लेकिन हम उसे अपना हिस्सा मानते हैं और वो है भी हमारा ही। ठीक है, उसमें कोई दोहराई है भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य अनुच्छेद का 51 का, शिक्षा का अधिकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का में, और इसके लिए एक नया भाग भी जोड़ दिया गया, भाग 4 क। ठीक है, और ये सब किसके द्वारा हुआ? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो भाग 4 का में क्या रखा गया? मूल कर्तव्यों को, है ना। और अगर हम बात करें कि भाई भाग 4 में क्या है, का में तो ठीक है, यानी का या ए, इसमें तो ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को रख दिया गया है। तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? मौलिक अधिकारों को संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा करके 300 का के तहत, अनुच्छेद 300 का, इसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि अब जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, वो एक अब संपत्ति का अधिकार बन चुका है। अगला अनुच्छेद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया? देखिए पहले क्या था भाई, किसी पार्टी से एक कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा और वो जीत गया, फिर क्या हुआ, पद के लालच में, पैसे के लालच में वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता था, है ना। इससे क्या था, करप्शन बढ़ रहा था दिन प्रतिदिन राजनीतिक पार्टियों में। तो उस करप्शन को खत्म करने के लिए, यानी दल बदल कानून को खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया, कुछ कानून बनाए गए। तो वही बात पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल संबंधित कानून बनाए गए? तो 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें दल बदल संबंधित कानून लागू किए गए। ठीक है, और इसके तहत यानी कि 52वें संविधान संशोधन के तहत ही भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ेगी। अच्छा, 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ देगी। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, एक बात पूछता हूं मैं आपसे, ऑब्जर्वेशन का है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी?
कितनी थी? उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां, यानी कि 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई है ना, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। और ये अनुसूचियां है क्या, इसको हम एक अलग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं हम। जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ेगी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ेगी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22वां, 82वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं। 82वां जो संविधान संशोधन है उसकी मुख्य विशेषता है कि अनुच्छेद 21 को शिक्षा का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, अनुच्छेद 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास, अनुच्छेद 51 क में 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए एक चीज नोट कीजिए यहाँ पे कि जो संविधान संशोधन हुआ 82वां हमारे संविधान में, इसके तहत इसको शिक्षा का अधिकार भी बोला जाता है। क्या हुआ इसको, जो 82वां संविधान संशोधन है इसको शिक्षा का अधिकार भी बोला गया, और इसमें 3 जगह मूल रूप से परिवर्तन हुआ। सबसे पहले किया गया मूल अधिकारों में, जो अनुच्छेद 21 है, 21 का, ठीक है, ये 21 का है या ए लिख लीजिए। 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है, ठीक है। उसके साथ साथ जो मौलिक कर्तव्य है उनमें एक नया मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 11वां, कि भाई जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। अब ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों की तो बात होगी, लेकिन जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनका क्या? तो उनके लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें प्रावधान किया गया कि भी जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास राज्य करेगा, ठीक है। तो 3 जगह मूल रूप से 82वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन हुआ, और इसको शिक्षा का अधिकार भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? पहले क्या था, जो वोटिंग राइट था वो 21 साल के बाद हमें मिलता था, लेकिन वर्तमान में कितने? 18। तो यही चीज पूछ रहा है कि भाई मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो जी वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य। देखिए हमने डिस्कस किया है केशवानंद भारतीवाद, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को दिया था। तो ये वही बात पूछ रहा है कि उसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है उस चीज का। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। निराकरण मतलब उनको छीना नहीं जा सकता, उनको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, में उनको छीना जा सकता है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, देख लेना थोड़ा। ये है, मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है और न उनको छीना जा सकता है, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो अगला ऑप्शन है हमारा, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है, संविधान की उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो जो आधारभूत ढांचा है उसका क्या मतलब है? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्याख्या की थी कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, संसद के द्वारा भी नहीं। संसद भी उन तत्वों में
फेरबदल नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया था जैसे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को ऐसा नहीं है कि तानाशाह बना देगा संसद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, एक चीज और आपने अगर नोट की हुई है, ये स्टेटमेंट भी सही है वैसे, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन की नहीं है ना। यहाँ पर पूछा कुछ गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसी और क्वेश्चन की। तो यहाँ इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी वो होगी ये। अगला क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों में फेरबदल से संबंधित है, 7वीं अनुसूची से, केवल 1 और 3 से। 1 और 3 मतलब स्थानीय स्वशासन और 7वीं अनुसूची से। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मीन्स ग्रामीण पंचायतें होगी, जैसे ग्राम पंचायतें होगी, शहरी निकाय होगी, नगर निगम है ना, नगर पालिका, ये सब स्थानीय स्वशासन इनको हम बोलते हैं। तो संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, उसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संविधान में शामिल किया गया। इससे पहले ग्राम पंचायतें संविधान में नहीं थी, है ना। यानी कि संविधान पंचायतों से संबंधित जो डीपीएसपी है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें जिक्र था सिर्फ, और उसी को आधार बनाते हुए संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 26वां क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो वर्तमान में जी अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।